नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात आज आपसे अप्रैल 2026 में होने वाले 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और खासकर मैं बंगाल चुनाव के बारे में विस्तृत विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं अप्रैल 2026 में आसाम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल इन 4 राज्यों में और पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, पहले हम आसाम की चर्चा करेंगे। आसाम में 2021 से वहां पर भाजपा की सरकार है और इस बार भी चुनाव में भाजपा को बढ़त मिलने की पूरी संभावना है, जैसा कि विभिन्न रिपोर्ट और सर्वे से पता चलता है। वहां हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है और लीडिंग एज है। उसके बाद हम तमिलनाडु की ओर चलते हैं। वहां पर दो गठबंधन में काफी कड़ी टक्कर है। एक है डीएमके और प्लस कांग्रेस और दूसरा है एनडीए गठबंधन, जिसमें एआईएडीएमके और भाजपा और कुछ छोटी पार्टियां उसमें शामिल है। दोनों के बीच कड़े संघर्ष की संभावना है और इसमें विजय थालापति, जो तमिलनाडु के एक सुपरस्टार हैं, तो उनकी भी पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा है और वो एक तीसरा कोण बना रहे हैं। तो इस तरह से हम समझें कि वहाँ पर 3 घड़े में एक कांग्रेस डीएमके गठबंधन, दूसरा एआईएडीएमके और भाजपा कुछ छोटी पार्टियों के साथ, और तीसरा घड़ा विजय थालापति की पार्टी है। इन तीनों में काफ़ी कड़ा संघर्ष होने की संभावना है और ये 4 मई को ये रिजल्ट आने से पता चलेगा कि वहाँ पर किसकी सरकार बनती है। इसके बाद हम केरल की ओर चलते हैं। केरल में मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कड़ी टक्कर है और भाजपा पिछले निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर काफ़ी उत्साहित है और वो यहाँ पर एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है और ऐसा लगता है कि भाजपा तीसरे स्थान पर एक मजबूत दावेदारी करने जा रही है। पांडिचेरी के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, तो वहाँ भी एनडीए गठबंधन की सरकार है और उसकी लड़ाई वहाँ पर कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन के बीच में है और ऐसी संभावना लगती है कि वहाँ पर एज एनडीए गठबंधन को ही है और इसकी सरकार बनने की पूरी संभावना है। अब हम बंगाल के बारे में बात करते हैं। बंगाल के बारे में बात करने के पहले वहाँ के जो पहले 2-3 चुनाव का हम लोगों को विश्लेषण करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं कि 2016 में वहाँ पर टीएमसी को 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 44.9, लेफ्ट फ्रंट सीपीआई प्लस एमएल 27%, कांग्रेस 12.3% और बीजेपी 10.2%। लेकिन इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को थोड़ा
वोट में प्रतिशत बढ़ती है लगभग 3%। टीएमसी को उसमें 47.9%, बीजेपी को एक बड़ा स्विंग मिलता है, 10.2 से बढ़कर वो 38.1 पर जाती है। और लेफ्ट सीपीआई प्लस एमएल लेफ्ट फ्रंट को 5% मिलती है। इनका वोट काफ़ी घटता है और कांग्रेस भी वोट काफ़ी घटता है और ये वोट भाजपा के वोट में बढ़ती है और थोड़ा सा टीएमसी को भी 2% का लाभ मिलता है। उसके बाद हम 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव की ओर चलते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि टीएमसी का 2% वोट कम होता है, 45.46, बीजेपी का 38 से 39%, और 2021 के चुनाव में भी बीजेपी को 38% है। तो लगभग बीजेपी अपने स्तर को मेंटेन करती है और मोटा मोटी कुछ परसेंट 0.5% का लगभग बीजेपी को यहाँ पर गेन होता है। कांग्रेस 4 से 5% और सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट को 5 से 6%। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 2021 में जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच गैप लगभग 9.5 से 10% का है, वो गैप घटकर 2024 में लगभग 7% का हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को 38 से 39% और टीएमसी को 45 से 46%। अब ये अंतर 7% का रह जाता है, जो 10 से घटकर 7 पर आता है। हालांकि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी का सीट 18 से घटकर 12 हो गया, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का मेंटेन रहा, वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में अभी 2021 और 2026 के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो बंगाल में क्या परिवर्तन आया है। एक तो बंगाल में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी बढ़ी है। दूसरा, एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल में लगभग 80 लाख वोट वहां पर वोटर लिस्ट से कटे हैं, जिसका कि सीधा सीधा माना जा रहा है कि ये वोट टीएमसी के खाते से ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और इसमें टीएमसी के वोटर ज़्यादा कटे हैं। उसके बाद हम और भी आगे चलें तो 2021 के चुनाव में ये काफ़ी आरोप लगा था, भाजपा भी ये आरोप लगाई थी और कई पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगा था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी द्वारा बहुत धांधली की गई, वोट में बोगस वोटिंग हुआ, लोगों को डराया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से विरोधी पार्टियों का वोट परसेंटेज कुछ कम हुआ। इस बार जैसा कि इलेक्शन कमिश्नर बंगाल में काफ़ी सख्त रुख अपनाए हुए हैं और वहाँ के कई प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव से अलग किया है और वहाँ पर नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो इससे ये संभावना लगती है कि शायद इस बार बोगस वोटिंग और जो चुनाव में वोटर को डरा धमका करके विरोधियों के वोट को कम करने की कोशिश की जाती थी, तो उस पर कुछ अंकुश लगेगा। ऐसे भी भाजपा और टीएमसी के बीच में 7% वोट का अंतर है। ऐसे में अगर 3 से 4% वोट टीएमसी का घटता है और बीजेपी को ये स्विंग मिलता है, तो बीजेपी वहां पर जीतने की स्थिति में आ जाएगी। जैसे कि जिस बात की कि ज़्यादा संभावना वहां पर लग रही है। तो दोस्तों, अब देखना होगा। अभी तो लगभग प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल में
लगभग 1 महीने का समय बचा है और अभी फुल स्विंग में चुनाव प्रचार होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता और टीएमसी भी इस बीच पूरा जोर लगा रही है। ममता बनर्जी भी काफ़ी प्रयास कर रही है। हाँ, इस बीच एक सुधार हुआ है। बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख ली है इस बार, और उन्होंने अपना बंगाल में मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा की है, और शुभेंदु अधिकारी के रूप में, जो कि वहाँ पर एक मजबूत दावेदारी रखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी को जवाब देने में टीएमसी वहाँ पर सबसे विरोधी दल में सबसे फिट नेता हैं, उपयुक्त हैं। तो इसलिए ये संभावना बन रही है कि शायद इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावना है, और ये हो सकती है। बाकी असली स्थिति तो 4 मई को जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा। अभी हम लोग काफ़ी नज़र रखना पड़ेगा बंगाल में कि वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है, और वहाँ किस तरह से चुनाव होता है, और किस तरह के परिणाम आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हम किसी और राज्य का विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।